हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी हिंदी शिक्षिका प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूं आपकी अपनी पुस्तक मंजरी का पाठ 15 जिसका नाम है मन भावन सावन। हर बच्चे का एक प्रिय मौसम होता है। किसी को सर्दियां पसंद है, किसी को गर्मियां पसंद है, कोई बारिश को पसंद करता है। आज मैं जो पाठ लेकर आई हूं यकीनन वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये एक कविता है जिसमें हम सावन, बादल, घुमड़, उमड़ इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कभी मोर बोलेंगे, कभी दादुर बोलेगी, कभी पपीहा बोलेगा। साथ ही साथ बारिश के मौसम में भीगने के लिए हो जाइए मेरे साथ तैयार, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मन भावन सावन। मन भावन का अर्थ होता है मन को भाने वाला, और सावन तो अब आप समझ ही गए होंगे। इस पाठ के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि प्राप्त है। इस पाठ के अंतर्गत आप जानेंगे कवि परिचय और साथ ही साथ इस कविता की व्याख्या यानी कि अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं मन भावन सावन। कवि परिचय के अंतर्गत हम जानेंगे पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ सम्मान से प्राप्त सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इस वाक्य में जो बेहद आवश्यक है आपके लिए जानना वो है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े और प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये पंक्ति तो मैंने आपको परिचय के दौरान बता ही दी थी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण धूलि, चिदंबरा उनकी प्रख्यात काव्य रचनाएं हैं। यानी कि जो इन्होंने ढेर सारी काव्य रचनाएं की हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पर दिए हैं ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। निधन यानी देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही इस प्रकृति के सुकुमार कवि के बारे में आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं मन भावन सावन, चलिए देखते हैं पंत जी हमसे उस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। किसका? सावन के जो बरसते बादल हैं उनका मनोरम चित्र खींचा है। आपने देखा होगा जब सावन का मौसम आता है काले काले बादल छा जाते हैं, जो उजाला है वो कम होकर मध्यम शाम जैसा हमें चित्र प्रतीत होने लगता है। जो बादलों की गड़गड़ाहट है वो महसूस होने लगती है। मिट्टी की भीनी भीनी जो पहली बूंदें पानी पर मिट्टी पर पड़ती हैं तो वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है वो तो दिल चुरा ही लेती है। ठीक है, तो कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। जैसे प्यासी धरती पर जब बारिश की बूंदें आती हैं तो धरती तृप्त हो जाती है, ठीक वैसा ही कवि ने यहाँ पर जन जन के जीवन में, यानी कुछ ऐसे लोग जिनके जीवन से कुछ खुशियों के भाव चले गए हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई निराशा है, उनके जीवन में खुशियाँ हम कैसे भर सकते हैं उसका चित्रण भी इस कविता में किया है। ठीक, तो हम यहाँ पर जनजीवन के जीवन में, जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना किस प्रकार करेंगे वो भी हम इस कविता में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कविता। अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए या फिर स्क्रीन पर देखकर मेरे साथ साथ इस कविता को दोहराइए। झमझम छमझम मेघ बरसते सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं के छन से, चमचम बिजली चमक रही है उरुके घन में, थम थम दिन के तम में स्वप्न जगते मन के, पंखों सेरे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार वारिकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल। तो यहाँ पर जो कविता है उसका वाचन जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए शब्द, साथ ही साथ नए नए स्वर, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान अक्सर हमें जब पानी बरसता है तब ये सुनाई देते हैं। ठीक, तो जब भी कोई कविता हम पढ़ते हैं, अब तो आप सब सीख ही गए होंगे कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं 3 चीज़ें बेहद आवश्यक होती हैं। सबसे पहले संदर्भ, फिर उसका प्रसंग और फिर आता है नंबर भावार्थ का।
तो सबसे पहले देखते हैं संदर्भ। संदर्भ के दौरान जी हाँ बिल्कुल सही, हम जानते हैं कि ये जो कविता है ये हमारी पाठ्य पुस्तक से मंजरी से मन भावन सावन नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यानी पहले जो संदर्भ हम लिखते हैं उसमें हम किस पुस्तक से ये कविता ली गई, कविता का नाम क्या है और साथ साथ किस कवि ने इसको लिखा है, तीनों चीजों का वर्णन करते हैं। अब आता है नंबर प्रसंग का। प्रसंग का अर्थ होता है इस कविता के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने किस चीज का वर्णन किया है? सावन के बरसते बादल का वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? मनोरम वर्णन किया है। मनोरम यानी मन को अच्छा लगने वाला। कविता के अंत में उन्होंने क्या बताया है? जनजीवन के जीवन में उल्लास भरना, सावन का उल्लास भरने की यहाँ पर कामना यानी कि विश की है ना, विश, किसी चीज की चाह, अभिलाषा, कामना यहाँ पर की हुई है। अब संदर्भ और प्रसंग के बाद नंबर आता है अर्थ का। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। सावन का बादल देखिए, देखना एक अलग चीज है, लेकिन अपनी पुस्तक में उस चीज को एक एक शब्दों को पढ़ के महसूस करना एक अलग चीज है। तो यहाँ देखिए कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है, यानी जब आप इस कविता को पढ़ेंगे आपकी आंखों के सामने ऐसा महसूस होगा कि जैसे वास्तव में सब कुछ हो रहा है। कवि कहते हैं कि सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं। जब बहुत तेज पानी गिरता है तो आपने देखा होगा जो बूंदों की आवाज है वो झमझम झमझम सुनाई देती है। बादलों की बूंदें जब पेड़ों पर गिरती हैं और उनसे छनकर पृथ्वी पर छम छम की आवाज करके गिरती हैं। जो वर्षा की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, सबसे पहले वो पेड़ों पर गिरती हैं और पेड़ों पर से वो पत्तियों के बीच में से धीमी धीमी गिरकर और धरती पर गिरती हैं। ठीक है। बादल से चमचम करके बार बार बिजली चमकती है। आपने देखा होगा बिजली चमकती है तब चमचम की आवाज होती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मौसम है वो सूर्य की रोशनी, बादलों के कारण जो सूर्य भगवान है, सूर्य देवता जी हैं, वो छुप जाते हैं एक तरफ। तो जो मौसम है उसमें क्या छा जाता है? हल्का सा अंधेरा हो जाता है। आदमी रुक रुक कर सोच रहा होता है कि मानो वह स्वप्न देख रहा है कि भाई दिन में ये शाम जैसा माहौल हो गया, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। ताड़ के पत्ते पंखों से नजर आते हैं। ताड़ एक वृक्ष होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उनके पत्ते, जो ताड़ के पत्ते हैं सॉरी, वो इस वर्षा के दौरान किसकी तरह नजर आते हैं? पंखों की तरह नजर आते हैं, जैसे किसी पक्षी ने अपने पंख फैला रखे हों। लंबी लंबी उंगलियां और हथेलियों के साथ उन पानी की धार तर तर कर कर गिरती है। अक्सर आप जब पानी में, बारिश की बूंदों में अपना हाथ यूं करेंगे तो आपकी लंबी लंबी उंगलियां और ये हथेली जो है उस पर जो बूंदें हैं वो तर 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 करके गिरती हैं। हाथ और मुंह से बूंदें झिलमिल करती हुई टप टप गिरती हैं। जब आप वर्षा में भीगते होंगे, बच्चों का तो बहुत ही पसंद का काम होता है वर्षा में भीगना, तो जब वो वर्षा में भीगते हैं तो आपके चेहरे से, आपके हाथ मुंह के ऊपर से जो वो बूंदें हैं वो धीरे धीरे जो फिसलती हैं वो कैसी होती हैं? झिलमिल करके गिरती हैं और टप टप करके वो टपकती जाती हैं। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर आपको आपके कमरे में, आपकी कक्षा के कमरे में या फिर आपके घर के कमरे में बैठे बैठे ही बढ़िया मन भावन सावन से भिगो दिया है। ठीक, आगे देखते हैं। नाच रहे हैं पागल हो, ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती, सुख से विहल, हर सिंहार झरते, बेला कलिकल बढ़ती पर प्रतिपल, हसमुख हरियाली में, खगकुल गाते मंगल। खग यानी होता है पक्षी। दादुर टरटर करते, दादुर का अर्थ होता है मेंढक, इल्ली बजती झंझन, झिल्ली बजती झंझन, म्याव म्याव रे मोर, प्यू प्यू चातक केगन। मोर जो है वो म्याव म्याव करके बोलता है, म्याव म्याव नहीं है ये, तो आप ध्यान से पढ़ें, म्याव म्याव है ये। म्याव म्याव मोर करता है और जो पपीहा है, चातक है जो, वो पीयू पीयू करके अपना गीत गाना शुरू कर चुका है। उड़ते सोन बलाक, ये सब पक्षियों के नाम हैं। आद्र सुख से कर क्रदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में, भरते गर्जन। गर्जन यानी जोर जोर की गर्जना। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ बिल्कुल सही,
मंजरी के मन भावन सावन नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता या कवि का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये हुआ संदर्भ। देखिए, जब कभी जो भी कविता आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उसके प्रत्येक पद के रचयिता एक ही हैं तो हर बार हमें ये संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रैक्टिस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप यहाँ पर जब एक ही संदर्भ को बार बार लिखना हो तो आप उसके स्थान पर पूर्ववत का प्रयोग भी कर सकते हैं। बार बार लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, अभ्यास होता रहेगा, लेकिन कभी कभी अगर समयाभाव के कारण आप इस पूर्ववत शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसे भी सही माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रसंग की ओर। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना यानी कि अभिलाषा, इच्छा, चाह, विश जिसे आप कहते हो वो की है। अब यहाँ आपने देखा कि सेम संदर्भ है और प्रसंग भी वही का वही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पहला पद और दूसरा पद है दोनों का मीनिंग यानी कि अर्थ एक ही है। कई बार कई कविताओं में संदर्भ तो एक सा ही होता है, लेकिन हर पद में कवि की भावनाएं जब बदलती हैं तो सिर्फ ये प्रसंग बदल जाता है। तो जब भी आप संदर्भ प्रसंग लिखें, सावधानी पूर्वक देखें कि इसका प्रसंग वही है या बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अर्थ। कवि ने सावन के बरसते बादलों का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। वर्षा के कारण जो पीपल के पत्ते हैं, ठीक, पीपल एक बड़ा वृक्ष होता है, पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं। अब आप सोचिए ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हवा भी चल रही है और पत्तों पर बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, तो जो उसमें से स्वर निकल रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ताली बजाई जा रही है। वो पत्ते आपस में टकरा रहे हैं हवा के कारण। नीम की पत्तियां भी आनंदित होकर झूम रही हैं। आपने पत्तियां देखी होंगी, जो नीम की पत्तियां होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं। तो नीम की पत्तियां भी, जैसे हम खुशी में मगन होकर नाचते गाते झूमते हैं, तो नीम की पत्तियां भी हवा के जो झोंके आ रहे हैं, बारिश की बूंदें साथ में हवा के झोंके, उससे धीमे धीमे लहरा रही हैं, जिसे कवि ने यहाँ पर किस चीज की उपमा दी है? आनंदित हो रही हैं। हर सिंगार के फूल झर रहे हैं। हर सिंगार बड़ा, शिव जी को बड़ा प्रिय फूल होता है हर सिंगार का। तो जब वर्षा के दौरान जब हर सिंगार का फूल सावन के महीने में फूलों से लद जाता है और जब वर्षा की बूंदें उस पर गिरती हैं तो वर्षा की बूंदों के कारण जो फूल हैं वो नीचे की तरफ झर जाते हैं। झरना यानी कि गिर जाते हैं। और बेलों की जो कलियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर बेल लगी हुई हैं, जैसे आप क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं, उनमें प्रत्येक क्षण पे वो बेलें बढ़ रही हैं और उनमें सुंदर सुंदर कलियां आ रही हैं जो थोड़े समय के बाद पुष्प बन जाएंगी। तो बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही हैं। ऐसी सुखद हरियाली में चारों तरफ सुखद माहौल हो चुका है और ऐसी हरियाली में अब आपको क्या दिखाई देगा? मेंढकों की टरटर सुनाई देने लगेगी और झिल्ली की झनझन, एक धीमी धीमी भीनी भीनी सी आवाज आपने इस मौसम में सुनी होगी, झींगुर की आवाज जिसे हम कह सकते हैं, उस तरीके की कुछ आवाज भी आपको सुनाई देगी। मोर की म्याऊ और पपीहे की पीयू पीयू की आवाज भी आपको इन दिनों में सुनाई देने लगेगी, क्योंकि मोर वर्षा में नाचता है। ऐसा तो हमने बचपन से मोर के निबंध में पढ़ा और सुना है। साथ ही साथ जो पपीहा है उसका भी वर्षा ऋतु प्रिय मौसम होता है, तो वो भी प्रसन्नता में पीहू पीहू की आवाज करता हुआ अपने बगीचों में भ्रमण करने लगता है और प्रसन्न होने लगता है। बगुले जो हैं वो सुखी होकर अपनी बोली में बोलकर उड़ रहे होते हैं। यानी देखिए, वनस्पतियां भी खुश, पशु पक्षी भी खुश, हम भी खुश, तभी हुआ ना ये मन भावन सावन। बादल भी घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, यानी कुछ पल में बरसते हैं, कुछ पल में गरजते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी गड़गड़ाहट बढ़ जाती है और कभी तेज वर्षा होने लगती है। आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया है। गर्जना का अर्थ क्या होता है? जोर जोर से आवाजों का आना।
तो जब ऐसा होता है तो आपने तो महसूस किया ही होगा कि जब बारिश होती है तो कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बादल भी गरजते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ही गरजते हैं। तो ये जो मन भावन सावन है, इसका चित्र जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना चाहा है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मैं सफल हुई हूँ आपको आपके घर में बैठे बैठे वर्षा का अनुभव कराने से। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताने से और आपके इस पाठ को पढ़ने से क्या आपको वास्तव में वर्षा का अनुभव हुआ। ये जो चित्र उपस्थित हुआ है क्या आपकी आंखों के सम्मुख भी उपस्थित हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, यानी वर्षा अभी खत्म नहीं हुई है। रोम सिहरते उठते छूते भीतर अंतर, अंतर यानी मन। धाराओं पर धाराएं धरती धरती झरती धरती पर। रज के कणकण में तृण तृण को पुलकावली भर। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में मन भावन सावन। यानी अभी हम अगले पद में बात करने वाले हैं इंद्रधनुष की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अर्थ की ओर। अर्थ लिखने के लिए पुनः मैं वही आपसे कहूंगी, हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, फिर प्रसंग, तब आएंगे हम अर्थ पर। संदर्भ लिखेंगे पुनः हम प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 7 की कविता, पाठ 15 की कविता मन भावन सावन नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है, यानी सावन की जो चित्र खींचना अभी भी जारी है। साथ ही साथ अब आई है बात यहाँ से यहाँ तक कि इन पंक्तियों में कवि खास तौर पर हमें कविता के अंत में जन जन के जीवन में सावन का जो उल्लास भरने की वो कामना कर रहे हैं, वो अब हम इन पंक्तियों के अर्थों में जानेंगे। कवि ने बरसते बादलों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। रिमझिम करके बूंदे आवाज कर रही हैं। बूंदों का स्वर हमेशा रिमझिम रिमझिम कहा जाता है ना। मानो कुछ कह रही हैं। हर एक बूंद ऐसी लग रही है जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती है। उससे रोमांच हो जाता है और हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जो बहुत सूखे पेड़ पौधे हैं वे भी हरे हो जाते हैं। साथ ही कई ऐसे होते हैं पेड़ पौधे जिनके जीवन की आशा हम खो चुके होते हैं, लगता है कि अब तो ये सूख जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही वर्षा की बूंदें उस पर पड़ती हैं वो फिर से पनप जाते हैं, उसमें अंकुर फूट पड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके का वर्षा ऋतु के दौरान बहुत सारा ये मनोरम चित्र आपको देखने मिलता है। आगे देखते हैं। कवि का मन पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है, यानी जो कवि का मन है पानी की जो धार रस्सी की तरह आसमान से पृथ्वी तक आ रही है उसमें झूला झूलना चाहता है और सबके द्वारा गिरकर उससे सावन के गीत गाने को कहता है। क्या कह रहा है कवि कि जितना सुहाना ये मौसम है सभी लोग मिलके सावन के बढ़िया गीत गाइए, यानी प्रसन्न रहिए। यहाँ गीत गाने से मतलब है प्रसन्न रहिए, अपने अंदर का उत्साह उमंग को बना के रखिए। कवि इंद्रधनुष के झूले में, जब भी आपने देखा होगा बारिश के बाद हल्की सी धूप निकलती है तब निकलता है 7 रंगों का सुंदर इंद्रधनुष। तो कवि इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहता है और कामना करता है कि यह मन को अच्छा लगने वाला सावन बार बार आकर सबके जीवन को सुखी बनाए। यानी जैसे ये वर्षा ऋतु जब आई तो वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब प्रसन्न हो गए। नदी नाले, तालाब, सरोवर जो भी हमारे जल स्रोत हैं वो भर गए। पृथ्वी पूरी हरी भरी हो गई। जो वसुंधरा है उसने बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा श्रृंगार कर लिया। तो जैसे वर्षा ऋतु ने आकर पृथ्वी पर रहने वाले जीवन का उद्धार किया है, हर किसी के मन को प्रसन्नता से भर दिया है, वैसे ही ये जो सावन है ये सबके जीवन में हमेशा ऐसा ही बना रहे। ये एक शुभ कामना है, ये एक मंगल कामना है कवि की ओर से हम लोगों के लिए, खास तौर पे उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से हताश या निराश हो गए हैं। कवि का कहना है कि जिस प्रकार इस सावन ने चारों ओर के वातावरण को बहुत ही सुखमय बना दिया, वैसे ही ये सावन हम सबके जीवन में बार बार आए और सबको सुखी बना जाए। तो है ना कितनी सुंदर कविता, साथ ही साथ मनोरम।
हृदय को अच्छी लगने वाली, हर एक शब्द कर्ण प्रिय, कानों को अच्छा लगने वाला। तो कवि को, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये देखा ना आपने कि कितनी सुंदर कविता उन्होंने कुछ एक पंक्तियों में गढ़ दी और वर्षा ऋतु का पूरा चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आगे की ओर देखते हैं। अब आता है नंबर शब्दार्थ का। चलते हैं शब्दार्थ की ओर। थम थम यानी कि होता है रुक रुक कर। बारिश होती है ना, रुक रुक कर चलती है। बहुत तेज बारिश हुई, आंधी आई, बिजली चमकी, फिर वर्षा हुई, थोड़ी देर बारिश रुक गई, फिर पुनः कुछ देर के बाद चली गई। आपने ध्यान दिया होगा जब वर्षा ऋतु होती है तो आप या तो घर से बाहर हैं तो घर आना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप घर में हैं तो किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो थम थम का यानी रुक रुक कर। जब वर्षा रुक रुक कर होती है, थोड़ा तेज गिरा पानी, फिर थोड़ा धीमा हो गया, फिर बिल्कुल बंद हो गया, वापस वही प्रक्रिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? थम थम कर। अगला शब्द है तम। तम का अर्थ होता है अंधकार। दल यानी होता है पत्ते। चलदल यानी पीपल के पत्ते जो कि सदैव हिलते रहते हैं। चल यानी चलना और दल यानी कि पत्ते। तो पीपल के पत्तों की जो धीमी धीमी भीनी भीनी हवा होती है उससे वो हमेशा हिलते रहते हैं। आपने देखा होगा पीपल के पत्ते हल्के से पतले होते हैं, तो वो जब भी हल्की सी भी हवा चलती है तो वो पूरा का पूरा पत्ते जो होते हैं वो हिलने लगते हैं। सोन बलाक यानी सुनहरे बगुले। आर्द्र सुख यानी सुख में मग्न होकर। तो इस प्रकार हमने पढ़ा इस पाठ का भावार्थ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की सुंदर कविता का लिया आनंद, शब्दार्थ को जाना। अगले हमारे वीडियो में हम इस पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इस पाठ की पुनरावृत्ति आप करते रहिए, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस। मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ आप ही की क्लास का, सिर्फ आप ही का हिंदी सब्जेक्ट नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के ढेरों वीडियो उपलब्ध कराता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो मैग्नेट ब्रेन्स के हर एक वीडियो का, हर एक विषय का आप आनंद लेते रहिए, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहिए। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, साथ ही साथ एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड और स्पोकन इंग्लिश भी। बुक्स, ई बुक्स का कलेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है जिसे आप पा सकते हैं मात्र एक क्लिक पर। इस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दी गई है उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन होगा एक गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे। जैसे ही करेंगे सबमिट, वो आएगा हमारे पास, टीम करेगी आपसे संपर्क और आपका मनचाहा मटेरियल आप पर कुछ ही क्षणों में आप तक पहुंच जाएगा। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपसे किसी भी प्रकार के किसी भी वीडियो का कोई शुल्क नहीं लेता, ये प्रोवाइड करता है आपको एकदम 100% निःशुल्क एजुकेशन। तो आनंद लेते रहिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक वीडियो का और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान के सागर को। बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे हम प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ भाषा अध्ययन। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।